नमस्कार। हिंदी स्टार विश्व सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस जल प्रलय में, जो 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है, कृतिका में। तो आइए पढ़ते हैं। इस रेणु जी ने एक रिपोर्टाज लिखा था ऋण जल धन जल नाम से, जिसमें 1975 में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का वर्णन है। और इस बाढ़ में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से एक लेख है, जिसको जाबिर हुसैन ने संपादित करके साक्ष्य नामक पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक से प्रकाशित किया है। और उस नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से प्रकाशित है। और आज हम इस जल प्रलय में को पढ़ेंगे, जो 9वीं कक्षा के कोर्स में है। तो पाठ कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि लेखक का गांव ऐसी जगह पर है जहां हर साल बाढ़ पीड़ित लोग पनाह लेते हैं। देखिए, यहाँ पढ़ाते समय हम आपसे प्रश्न करते चलेंगे। पाठ का सारांश बता रहे हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर शैली में बताएंगे। तो यह है कि लेखक का गांव ऐसी जगह है जहां हर साल बाढ़ पीड़ित लोग पनाह लेते हैं। पनाह का मतलब होता है शरण लेते हैं। अब लेखक के गांव में लोग, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु के गांव में लोग पनाह क्यों लेते हैं? लेखक का गांव ऐसी जगह है जो समतल है, थोड़ा ऊंचाई पर है, तो वहां बाढ़ का प्रभाव नहीं रहता है। लेखक को तैरना नहीं आता। क्यों तैरना नहीं आता? भाई, वो पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुआ है, समतल क्षेत्र है जहां नदी वगैरह नहीं है, इसलिए तैरना नहीं आता है। तो लेखक पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण तैरना नहीं जानता है। 10 वर्ष की उम्र से ही वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा था। अब सवाल उठता है, कैसे, किस रूप में? तो वो बाढ़ वर्कर के रूप में, रिलीफ वर्कर के रूप में, बॉयज स्काउट एंड गाइड के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, मतलब विभिन्न रूपों में इसमें है कि स्वयंसेवक के रूप में, बॉय स्काउट के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, रिलीफ वर्कर के तौर पर वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करता रहा। अर्थात उसे बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ रहने का, बाढ़ पीड़ितों का, बाढ़ से पीड़ित लोगों की परेशानी का अच्छा खासा अनुभव है। इस वजह से लेखक ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे जय गंगा 1947 में लिखा है, डायन कोसी 1948 में लिखा है, हड्डियों का पुल ये भी 1948 में लिखा है। ऐसे बहुत से रिपोर्टाज लेखक ने लिखा है। लेकिन लेखक का खुद बाढ़ में घिरने का अनुभव, बाढ़ पीड़ित होने का अनुभव पहली बार है। वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा था, बाढ़ से पीड़ित लोगों के क्षेत्रों का दौरा कर रहा था, बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहा था, रिलीफ वर्कर के तौर पर, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर। किंतु बाढ़ से घिरने का अनुभव उसे पहली बार हुआ कब? पटना में, जब 1967 में बाढ़ आई। 18 घंटे की लगातार वर्षा ने पुनपुन का पानी शहर के हर निचले हिस्से में घुसाया। इसलिए इस बार जब बाढ़ आई तो लेखक का पुराना अनुभव काम आया। उसने सबसे पहले ईंधन, आलू, मोमबत्ती, माचिस, कंपोज की गोलियां, ये सब जमा करके बैठ गया कि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी अगर बाढ़ आ जाएगी तो। चूँकि खुद बाढ़ में रिलीफ पहुंचाता था तो अनुभव था, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए बाढ़ पीड़ित व्यक्ति के लिए, वो सारा पहले इकट्ठा कर लिया ताकि उसे कोई दिक्कत न हो। बाढ़ आने पर जहाँ कहीं बाहर जाएं तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब दूसरा दृश्य है, लेखक बाढ़ का प्रभाव या प्रकोप देखने के लिए एक अपने कवि मित्र के साथ निकला। तो देखा कि बाढ़ देखकर लौटने वालों की जुबान पर एक ही प्रश्न है, पानी कहाँ तक आया है? सबकी जिज्ञासा यही है कि पानी कहाँ तक आया है। पटना शहर में चारों तरफ पानी ही पानी था। गांधी मैदान पूरा पानी से भर गया। और देख रहे हैं कि एक मुस्टंड आदमी, तो थोड़ा गंवार किस्म का था, हट्टा कट्टा, वो क्या बोल रहा था, ये देखो, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो। तब मैंने अपने कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसकी खोज हर गोष्ठी में, हर साहित्यिक गोष्ठी में हम आप करते हैं। ये अपने कवि मित्र से फणीश्वर नाथ रेणु जी कह रहे हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं। आकाशवाणी पटना से समाचार प्रसारित हो रहा है। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ चुका है, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। लेकिन इस सब बात का वहाँ उपस्थित लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सब सामान्य हंसी ठिठोली कर रहे थे। सिर्फ वहाँ पर मुहर्रमी चेहरा, मनहूसियत से भरा चेहरा लेखक का, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु का और उनके मित्र का था। पान की दुकान थी। पान की दुकान में शीशा लगा होता, शीशे में उन्होंने देखा, कभी लेखक ने,
कि सबसे मायूस चेहरा, सबसे मनहूसियत, सबसे ज़्यादा चिंता हम ही 2 लोगों के चेहरे पे थी। कौन कौन? एक फणीश्वरनाथ रेणु और दूसरे उनके कवि मित्र। बोले ऐसा है, अब हम लोग यहाँ सर के नहीं, हमारे चेहरे को लोग देख लेंगे तो कब ठहाका लगा के हंस पड़ेंगे कि भैया काहे चिंता में डूबो, का परेशानी आ गई। अर्थात लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि वो बाढ़ जैसे उन लोगों के लिए सामान्य सी बात हो, सिर्फ चिंतित हम ही 2 लोग थे। तो हम लोग भी चिंता छोड़ के वहाँ से हट गए कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग हंसी के पात्र ना बन जाए। और लोग कह क्या रहे थे, चलो अच्छा है डूब ही जाए, सब पाप धुल जाएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या, जो शहर में लोग रहते हैं ना, खास करके पटना में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर, तो उनको रहता है कि सब करप्शन का ही पैसा है, सब लूट का पैसा है, सब जो बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूमते, सब पाप की कमाई है। तो अच्छा है डूब जाए, सब पाप धुल जाएगा। तो लोग इस तरह कह रहे थे कि अच्छा है एक बार डूब ही जाए, सारा पाप धुल जाएगा। क्योंकि पटना वाले बहुत पाप की हैं, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी ने ऐलान किया, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के करीब 12 बजे तक कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। आप लोग सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। एक्चुअल में जो गोलंबर था वो चारों तरफ बिल्डिंग थी। तब जब वहाँ कोई भी चीज़ एक बार बोल दी जाती थी तो उसमें इको होकर 4-5 बार आवाज़ आती थी। इसलिए जब कभी कोई सिनेमा वाली गाड़ी आती थी प्रचार करने के लिए तो वहाँ खड़ी करके बोलते थे, थोड़ा रोक रोक के बोलते थे। तो वैसे गोलंबर पे पहुँच गई गाड़ी तो बड़ी सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, आवाज़ आ रही। मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन मतलब अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? मालकिन ने कहा गैस की दवाई हमने खा ली है। हमने कहा तुम्हारी गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, खाना पकाने वाली गैस की बात कर रही हूँ। तो बोले उसका वो तो कब ख़त्म हो जाए कोई भरोसा नहीं, उसी का तो डर है। तो बोले कि गैस में कोई मीटर उटर तो लगा नहीं है, किरोसिन तेल एक ही बोतल है, कोयला है, स्टोव है, लेकिन तेल कम है। तो हमने कहा कि बाढ़ का भी कोई भरोसा नहीं, उसमें भी कोई मीटर उटर नहीं लगा है, कब आ जाए कोई ठीक है नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाढ़ का भी यही हाल है। बाढ़ की प्रतीक्षा में लेखक को नींद नहीं आ रही है, कुछ लिखने को सोचता है तो पुरानी यादों में खो जाता है। पहली याद 1947 कटिहार जिला, गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा रहे थे तो एक द्वीप देखा, एक टापू जहाँ बाढ़ का पानी नहीं है, आसपास पानी है। तो सोचे कि जाके वहीं पर थोड़ा विश्राम कर लें। गुरुजी बोले ना बाबा वहाँ मत जाना। बोले क्यों? बोले ऐसी जगह पर आपसे पहले दूसरे लोग शरण लिए होंगे, तो वहाँ जाना तो सावधानी से जाना। और सच में जब मैं गया, अर्थात लेखक गया, तो देखा वहाँ चींटी से लेकर सांप तक, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर सियार, लोमड़ी, भेड़हा सब वहाँ था। तो क्योंकि वो जीव जंतु जाके वहाँ शरण लिए थे तो पहले से मौजूद मिले। फिर उसके बाद स्वर्गीय भादुड़ी जी जो उनके गुरु थे, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के, हिदायत दी थी कि हर नाव पर पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की डिबिया और किरोसिन तेल रहना चाहिए। पकाही घाव क्या होता है? जब ज़्यादा आप पानी में रहेंगे तो जो उंगलियों के बीचों में गैप होता है, चाहे हाथ की उंगलियां हो चाहे पाँव की, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, सड़ जाती हैं। पकाही घाव समझ गए होंगे कि जो ज़्यादा पानी में रहने के कारण हाथों और पाँव की उंगलियों में सड़न हो जाती है, उसी को बोलते हैं पकाही घाव। और उसको ठीक करने वाली दवा को पकाही घाव की दवा कहते हैं। तो गुरु जी की हिदायत थी कि कहीं भी जाओ तो पकाही घाव की दवा, दिया सलाई अर्थात माचिस और किरोसिन तेल जरूर रहना चाहिए। और लेखक ने देखा कि जब भी किसी गांव में या कहीं जाता था बाढ़ पीड़ित इलाके में, तो खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा पकाही घाव की दवा, दिया सलाई और किरोसिन की ही डिमांड होती थी। अब दूसरी याद 1949 की बात है। 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरा हुआ एक गांव है और रिलीफ के डॉक्टर उनके साथ हैं। गांव में बीमारों को नाव से ले आना है, गांव से जाकर के कहाँ पे ले आना है, जो उनके लिए कैंप बना है, राहत शिविर बना है, वहाँ ला के उनका इलाज कराना है। तो 1949 है, महानंदा की बाढ़ से घिरा एक गाँव है, डॉक्टर साथ में हैं इनके और नाव में बैठे हैं रिलीफ वर्कर के तौर पर, और एक गांव में पहुंचते हैं कि वहां बाढ़ पीड़ित लोगों से, बाढ़ में जो बीमार हैं उनको ले आएं और उनका इलाज करें। तो पता चला कि गांव में एक लड़का बीमार है, उसको नाव में लेके आना था। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब को कुत्ते से बहुत डर लगता था और बहुत भयंकर डर गए। बोले अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ।
जवान छप से पानी में कूद गया, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, और तब तक कुत्ता भी पानी में कूद गया, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, कुछ ऐसा ही भाव। फिर एक सूचना मिली कि एक मुसहर बस्ती है, वहाँ राहत बांटने गए। खबर थी कि लोगों के पास कई दिनों से खाने को नहीं है, मतलब इनको एक सूचना मिली कि पास में एक बस्ती है मुसहर, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अनाज नहीं रहता खाने का तो चूहा मार के खाते हैं। वो क्या करते हैं, जो खेत में चूहा होता है बिल बना के रहता है, तो चूहे के बिल में पानी डालेंगे, खूब पानी के डर से चूहा बाहर निकले, उसको पकड़ लेंगे, भून के खाते हैं, इसलिए उनको मुसहर बोलते हैं। गरीब जातियां हैं, खास करके बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो उनके कहते हैं बहुत गरीब होते हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है, तो चूहे के बिल में पानी भर के चूहा निकालते हैं, चूहा पकड़ते हैं, उसको मार के भून के खा जाते हैं। तो इनको पता चला कि एक बाढ़ पीड़ित इलाका है, वहाँ मुसहर जात के लोग हैं, कई दिनों से खाना खाने को नहीं पाए हैं, चूहा भून के खा रहे हैं, मछली उछली भून के खा रहे हैं। तो जो वहाँ राहत पहुँचाने गए तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि एक स्टेज बना है, उस पर एक काला कलूडा लड़का लाल लाल साड़ी पहने औरत बना नाच रहा है। वो किसी की पत्नी बना है और रूठा हुआ है, और उसका पति उसे मनाने गया है, रास्ते से लौटाने गया है, और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त हैं। और इसी बीच ढोल बज उठता है, धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, चकईक चकधुम चकईक चकधुम चकईक चकधुम। ये गांव की ढोलक की तान है। और देख रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं बहुत खुश हैं। लेखक ये देख रहा है कि शायद मेरी रिलीफ पाकर उतना नहीं खुश होंगे जितना इस अपने लोक नृत्य के मनोरंजन से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन जीने के तरीके से खुश हैं। 1967 की बात आती है। मैंने बताया कि लेखक को एक एक चीज़ याद आ रही है, क्योंकि बाढ़ के पानी का इंतजार कर रहा है, बाढ़ का पानी आ नहीं रहा है, करवटें बदल रहा है, तो लेटे लेटे याद आ रहा है, वही यहाँ पर जिक्र कर रहा है। इस बाढ़ का जिसमें खुद फंसा है उसका जिक्र अभी नहीं आया, पुरानी बाढ़ों का जिक्र यहाँ पर कर रहा है, जहाँ वो रिलीफ बांटने गया है, जहाँ वो राहत बांटने गया है। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, तो जहाँ एक तरफ रिलीफ के लिए नाव के लिए लोग तरस रहे थे, वहाँ कुछ रईसों के बेटे नाव में रंगरेलियाँ मना रहे हैं। कुछ लड़कियाँ हैं सुंदर सुंदर बढ़िया कपड़े पहने, और उस जमाने में तो ट्रांजिस्टर था, रेडियो रख दिया है, बज रहा है, चाय पक रही उसकी नाव पर केतली में, और खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, एक लड़का बड़ी नाजो अदा से घुटनों पर आकर उसको प्रपोज कर रहा है, और रेडियो पर गाना बज रहा है, हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। और जैसे ही नाव गोलंबर पे पहुंची, जहां मैंने बताया था कि प्रचार गाड़ी आके पुकारती थी, चारों तरफ इको होता था, तो गोलंबर में पहुंची तो जो छत पर तमाम नवयुवक बैठे थे, देख करके इतनी फप्तियां कसी, इतना कमेंट मारी, इतनी हुटिंग की, इतनी सीटी मारे कि उन रंगरेलियां मनाते युवक युवतियों का सारा नशा काफूर हो गया, सब रंगरेलियां उतर गई और दुपट्टा तो उड़ ही गया। अकेला ट्रांजिस्टर अपना रेपो रेपो बज रहा है, नैया तोरी मझधार, होशियार होशियार होशियार। अगला दृश्य है, करें कहो राम सिंगार पनिया आ गेलो हो, कहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ना आ रहलो है। 2:30 बज गए पर पानी अभी नहीं आया था। लेखक बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, लेखक अपनी पुरानी यादों में डूब रहा है, उतरा रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, अब वो अपनी पुरानी यादों में खोया है, ऊँघ रहा है। तब तक आए देखो ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। सुबह के 5:30 बज रहे थे। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेखक ने बाढ़ को कई बार देखा है, पर ऐसी बाढ़, ऐसा उसने कभी नहीं देखा था, ऐसी बाढ़। और ऐसी बाढ़ का अनुभव उसे पहली बार हुआ। वो सोच रहा है कि काश इस समय मेरे पास कैमरा होता, मैं रिकॉर्ड कर लेता, काश पेन होती मैं कुछ लिख लेता, लेकिन ना कैमरा है ना पेन है। फिर सोचता अच्छा है कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं लिखने में पड़ जाता या कैमरे से दृश्य देखने में पड़ जाता, बाढ़ को महसूस नहीं कर पाता। और लेखक न कैमरे में बाढ़ को कैद करता है, न पेन से लिखता है, बाढ़ को अपने जहन में उतारता है, अपने मन में, अपने हृदय में उतारता है, महसूस करता है, और वही बाद में उसकी लेखनी से उतरता है, जिसे हम आप पढ़ रहे हैं। और यही इस पाठ का सारांश है। और ये पूरा पाठ लेखक का एक रिपोर्टाज है, ऋण जल धन जल, उसी से लिया गया है। उसमें एक पाठ है कुत्ते की आवाज़। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि कुत्ते की आवाज़ कौन से पाठ में है, 4-5 ऑप्शन दे दिया गया, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा इस जल प्रलय में। तो कुत्ते की आवाज़ शीर्षक पाठ है, उसी पाठ से लिया गया है, जिसका
जाबिर हुसैन ने संपादन किया है। उनकी एक पत्रिका निकालते थे साक्ष्य, उसका विशेषांक था नदियों की आग, उसी में इस जल प्रलय नाम से निकाला है। ये पाठ वहीं से लिया गया है। ये पाठ इतना ही है। पाठ का सारांश मैंने आपको बता दिया है। इस पर आधारित प्रश्न और उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा कुछ शामिल कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाता है, मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करके आप हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग देते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा और वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।